और अब बात भारत पाकिस्तान टेंशन की करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वॉर मोड में आ चुका है और हलक में अटक गई है पाकिस्तान की जान। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तान का लगातार सीजफायर उल्लंघन जारी है। लगातार 12वें दिन एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, सीजफायर वायलेट किया है। 8 इलाकों में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में सीजफायर तोड़ा गया है। इसके अलावा मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी एलओसी पर फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके बाद हिंदुस्तान की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की सेना को। तो एलओसी पर नापाक साजिश का सिलसिला जारी है। लगातार 12वें दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, सीजफायर वायलेट किया गया है। 8 इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर तोड़ा है। लगातार सीजफायर वायलेट कर भारतीय सेना को उलझाए रखने की साजिश रची जा रही है। इसकी भी जानकारी हमारी सेना को है, बखूबी है। सीजफायर तोड़कर बॉर्डर पर गोला बारूद जमा करने का वक्त निकाला जा रहा है। सीजफायर उल्लंघन वहां कर रहे हैं जहां पाकिस्तानी सेना को इलाकों का एडवांटेज है। तो ये बड़ी जानकारियां सीजफायर वायलेशन से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसकी आप लगातार खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान से टेंशन के बीच देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल की फाइनल तैयारी हो रही। देश के 295 जिलों में कुछ घंटों बाद सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। हमला होने पर एयर रेड वार्निंग, सायरन अलर्ट की तैयारी है। क्रैश ब्लैकआउट होने पर सुरक्षा और बचाव के लिए खुद को तैयार कैसे करना है, ये इस ड्रिल में बताया जाएगा। साल 1971 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी से जुड़ी अहम खबर है, लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में आज से ही मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, यह बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। हमला होने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने की होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस और स्थानीय प्रशासन शामिल रहेगा। और देखिए, भारत पूरी तरह से अलर्ट है। युद्ध का सायरन रणभेरी बज चुकी है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं। देश के 295 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी। नागरिकों को हमले के हालात में बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमला होने पर एयर रेड सायरन से अलर्ट की तैयारी है। लोगों को अलर्ट किया जाएगा इस सायरन की आवाज के जरिए। क्रैश ब्लैकआउट होने पर सुरक्षा और बचाव के तरीके बताए जाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उन्हें छिपाने की भी मॉक ड्रिल होगी। घायलों को बचाने, आग बुझाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड बनाने और टॉर्च और जरूरी सामान रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि साल 1971 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। श्रीनगर का आइए सीधे रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, हमने देखा श्रीनगर से भी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि इस मॉक ड्रिल को कैसे अंजाम दिया जाएगा। इसे लेकर बहुत तैयारियां की जा रही हैं और इसे लेकर बहुत गंभीरता से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पुख्ता बंदोबस्त करता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या अपडेट देना चाहेंगे इस मॉक ड्रिल को लेकर वहां से? जी बिल्कुल समीर, देखिए आज श्रीनगर में डल लेक के पास इस मॉक ड्रिल को किया गया। बाकायदा वहाँ पर एसडीआरएफ और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में ये कोशिश की गई कि अगर कोई अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जाए। तो आसपास डल झील और उसके अलावा जो उसके आसपास जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो सैलानी वहाँ पर मौजूद थे, उनको सिखाया गया कि किस तरीके से अगर एयर अटैक होता है तो उसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से वहाँ से बचकर निकलना है। साथ ही जो हाइडआउट्स वहाँ पर तैयार किए गए हैं
हैं उनमें कैसे जाना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज श्रीनगर में देखने को मिली। और इसके अलावा कल कश्मीर के और जम्मू के जितने भी तमाम ज़िले हैं हर जगह इस तरीके की मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। सायरन की आवाज़ सुनते ही आपको कैसे बचाव कार्य में शुरू हो जाना है, इसके अलावा ब्लैकआउट के दौरान किस तरीके का ध्यान रखना है और किन किन वस्तुओं को अपने पास रखना है। तो खास तौर से जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, वहां पर इस मॉक ड्रिल को ठीक तरीके से या फिर कहें वहां पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह सचिव के साथ नॉन स्टॉप बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय की बैठक में एनडीआरएफ, डीजी और होमगार्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। हाई लेवल बैठक में फायर ब्रिगेड, रेलवे और वायु सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहे। तो पाकिस्तान को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर, बैठकों का सिलसिला जारी है। एनएसए अजीत डोवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हुई। पीएम आवास पर 40 मिनट तक यह महत्वपूर्ण बैठक चली। 24 घंटे में 2 बार पीएम मोदी की एनएसए से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी रक्षा सचिव के बीच भी कल बैठक हुई थी। पाकिस्तान को लेकर रणनीति पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है इस बैठक में। तो देखिए, जंग का सायरन, बड़ी तैयारी। जी हां, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले हाई लेवल मीटिंग्स का दौर हम देख रहे हैं। तैयारियों को लेकर गृह सचिव के साथ नॉन स्टॉप मीटिंग्स हो रही हैं। गृह मंत्रालय की बैठक में एनडीआरएफ, होमगार्ड, डीजी सिविल डिफेंस शामिल रहे। हाई लेवल बैठक में डीजी फायर, रेलवे, वायु सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल के साथ एक और बड़ी बैठक की है। यानी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। वोरा साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तैयारियों को? यानी जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए तो हम तैयार हैं ही, आगे जो होने वाला है या हो सकता है उसके लिए भी खुद को तैयार रखना है और हर हिंदुस्तानी को तैयार रखना है। कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पष्ट रूप से आप मुद्दे जो हैं वो पेश करते हैं और लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं जो आप कह रहे हैं। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट पीपल। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ जी। ये चाणक्य का 3rd स्टेज होता है सर, साम दाम भेद। भेद का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। अब वो घबराया हुआ है उस तरफ जो बेवकूफ है बॉर्डर के उस पार की, ये वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये तैयारी कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जंग करेंगे, हम सिर्फ इस समय डिफेंसिव एक्शन की तैयारी करें। अगर आपने कोई बेवकूफी की तो फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई है सर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें क्लोज डोर मीटिंग, पाकिस्तान के अनुरोध पे उन्होंने कहा था कि भारत को आप कंडेम करिए, वो मीटिंग ठप हो गई सर। कोई कंडेमनेशन नहीं, बल्कि मेंबर्स ने पाकिस्तान से पूछा है कि वो जो आतंकी संगठन हैं जिनके बारे में अमेरिका ने जिक्र किया है, भारत ने किया, सब लोग जानते हैं, उनका क्या हो रहा है। ये क्या हुआ है कि धर्म के आधार पर लोग मारे गए। तो पाकिस्तान का राजदूत सुना है कि वो बार बार बाथरूम भागता था, बड़ा घबरा गया था और फिर बाहर निकल के 9 मिनट का बड़ा लंबा भाषण दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेवकूफ लोग और कुछ सोच नहीं। दूसरी चीज सर, चीन क्यों नहीं मदद कर रहा? देख लीजिएगा सर, आज हम बात कर रहे हैं 6 मई को, चीन की करेंसी गिरनी शुरू हो गई है और पाकिस्तानी बैंकों के बाहर लाइनें लग गई हैं, लोग पैसे बाहर निकाल रहे हैं। सब मायने आप समझते हैं। ये जो हम तीसरा स्टेज चाणक्य नीति का कर रहे हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से मात खाएगा। अभी तो जंग की बात भी नहीं की, पूरी तरह से हम तैयार हैं। नाउ कहते हैं सर, ये तो ट्रेलर है ना, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल सही बात है। भारत की तैयारियों को लेकर खौफ में है पाकिस्तान। किसी भी वक्त एलओसी के पास हो सकता है हमला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ये कह रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्द हमला कर सकता है भारत। ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमला बहुत जल्द हो सकता है और एलओसी पर हमला कर सकता है भारत। और पाकिस्तान पर हमले को लेकर एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। पाकिस्तान में भारत के हमले की तारीख पर दावा किया जा रहा है 10 या 11 मई को भारत कर सकता है हमला। हमले की तारीख पर पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित का दावा, रूस में विक्ट्री डे के बाद भारत अटैक कर सकता है, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हमले का कैसा खौफ पसरा हुआ है। किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अब्दुल बासित, जिनका अभी अभी मैंने जिक्र किया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट, कह रहे हैं 10 से या 11 मई को भारत कर सकता है हमला। रूस में विक्ट्री डे परेड के बाद भारत अटैक कर सकता है, यह उनका अपना आकलन है। अब आ जाइए डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं हमला कभी भी कर सकता है भारत, खौफजदा इस कदर है। इशाक डार डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के, कहते हैं भारत 36 से 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान और पूर्व डिप्लोमेट ये अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि हमला कब हो सकता है, कितनी देर में हो सकता है, कहां हो सकता है। अताउल्लाह तरार, प्रसारण मंत्री पाकिस्तान के, वो कहते हैं पानी रोका तो हमारे पास परमाणु हमले का विकल्प बचा है। हनीफ अब्बासी, रेल मंत्री पाकिस्तान, पाकिस्तान की सभी मिसाइलें भारत की ओर लक्षित हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां और गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इन गीदड़ भपकियों को? और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हालत यह हो गई पाकिस्तान की। जय हिंद समीर। पाकिस्तान तिल तिल करके मरेगा और तिल तिल करके मारा जाएगा। 22 अप्रैल के दिन जो उन्होंने जघन्य लास्ट नेल ही हैज पुट इन हिज कॉफिन, वो कॉफिन के कहते हैं ना, अपने बिल्कुल पूरे कब्र के अंदर में लास्ट उसने नेल डाला है और तिल तिल के मारा जाएगा। ये कहना कि भारत ने अनलीश नहीं किया, भारत ने 22 अप्रैल को ही अनलीश कर दिया है। जंग का प्रहार तो शुरू हो चुका है। देखिए, चिनाब सूख गया, वो कहते हैं कि आप पानी बंद कीजिए, हमारी मारने की हिम्मत हमारे। वो तो कहते थे कि हम अटैक कर देंगे, आप हिम्मत करेंगे। अभी तो झेलम की भी पानी आज से बंद शुरू हो गई और कहीं हम पानी, वाटर वॉर इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन स्ट्रेटजी। इसको हम डिफेंसिव ऑफेंसिव तरीके से, डिच का बंद, कैनाल सिस्टम में डिफेंसिव, उनके कैनाल हमारे चुराए हुए पानी से है, उनको रोकेंगे तो हमारी तो केक वॉक है। जस्ट 1000 किलोमीटर का उनका डेप्थ है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी उनका खत्म हो चुका है। देखिए समीर साहब, ये जो कहते हैं ना 36 घंटा 48 घंटा, अब कह रहे हैं 10 से 11, आपको 150 दिन के बाद आएगा, 15 महीने बाद आएगा। वो तो भाई शुरू हो चुका है। हम तिल तिल के मारेंगे, बिखारना है ना हमने। अभी कहते हैं एलओसी 100%, 440 किलोमीटर इज नॉट अ, दिस इज आवर एरिया, इट इज अ मैटर ऑफ, मैं बताऊंगा कैसे होता है अटैक बाई चीजें और कैसे ली जाती हैं जी। इट इज अ सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग। हम कोई ऐसी नहीं कि टेलीविजन चैनल में कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो बातें हो रही हैं, ये दिस अ पार्ट ऑफ शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। जो दशा आप लोगों ने पैदा की है, इसके अंदर में सारे योगदान है। तो यू आर ऑल वॉरियर। तो साइबर वॉरियर होता है, कोई मीडिया वॉरियर होता है, डिप्लोमेटिकली जो आप देख रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आवर। जब आप सुनते हैं दीपक बोरा साहब जो कह रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी व्हेन इट टेक्स प्लेस, बिकॉज डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा जो हथियार है उसके पीछे वो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसके अंदर में आपका ये आता है। जो ये चीजें मैं बता रहा हूं वो छोटी चीजें नहीं बताना चाहिए, चेष्टा कर रहा हूं जो कि एक्चुअलिटी ऑन ग्राउंड है। तो ये कोई कहना कि वॉर शुरू होगा, वॉर खत्म होगा, वॉर हैज ऑलरेडी अनलिस्ट ऑन 22nd। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब आगे देखना है कि होता है क्या। और बड़ी खबर है, ईरान के सामने गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान, भारत के हमले से बचाने की लगाई है गुहार। ईरान के विदेश मंत्री से मिले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारत के हमले की आशंका जाहिर की, भारत के हमले का जवाब देने की कही बात।
देखिए ईरान के सामने किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की नौबत जगह जगह आ रही है। यूएन के मंच से भी करारा तमाचा लग रहा है जितेंद्र, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर वायलेशन लगातार कंटिन्यूअसली जारी है पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार जो धमकियां हैं, जो गीदड़ भपकियां हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। और आप देखिए किस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट भी जो बॉर्डर के आसपास है वो पाकिस्तानी सेना का दिखाई दे रहा है। लेकिन ना तो आर्म्स है ना अम्यूनिशन, और इसके अलावा हालत पूरे तरीके से कंगालों जैसी हो चुकी है। और उसके बावजूद गीदड़ भपकी, कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ भारत का पाकिस्तान के मन में साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी और अपडेट देने के लिए। और एक और अहम खबर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी पुरजोर तरीके से यह माना जा रहा है कि हमला तो होगा, भारत हमला जरूर करेगा। और बताने की कोशिश यही है कि हम भारत के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। युद्ध की आहट है भारत और पाकिस्तान के बीच, टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। वॉर मोड में हिंदुस्तान है, हलक में अटकी हुई है पाकिस्तान की जान। बीएसएफ को बनाया जाएगा और ज्यादा ताकतवर। इस बीच एक बड़ी खबर, बीएसएफ को 16 नई बटालियंस मिल सकती हैं। बीएसएफ के 2 नए फील्ड हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश। बीएसएफ में 17,000 नए जवान शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय से अंतिम मंजूरी का बस इंतजार रह गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर बढ़ेगी सख्ती। और देखिए जंग की आशंका के बीच बढ़ेगी भारतीय नौसेना की भी ताकत। भारतीय नौसेना को मिलेगा स्टेल्थ वॉरशिप तमाल। रूस से 28 मई को मिलेगा तमाल फ्रिगेट। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा तमाल वॉरशिप। तो इसे माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए काल आ रहा है तमाल। भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगा स्टेल्थ वॉरशिप तमाल। दुनिया के बेहतरीन मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है तमाल। बेहद घातक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा तमाल वॉरशिप। जून में आधिकारिक तौर पर यह नौसेना में शामिल हो जाएगा। 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को रूसी वॉरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये अपने आप में एक और महत्वपूर्ण खबर। एक तरफ बीएसएफ को नई 16 बटालियंस मिलने जा रही है और दूसरी तरफ इधर आ रहा है तमाल। और देखिए यूएन में पाकिस्तान की साजिश नाकाम की गई है। भारत विरोधी एजेंडे में पाकिस्तान फिर फेल साबित हुआ। यूएनएससी की बैठक में आतंकवाद पर बुरी तरह घिरा पाकिस्तान। पहलगाम हमले में लश्कर की भूमिका को लेकर उठे सवाल। यूएनएससी ने भारत पर टिप्पणी से इनकार किया। तो देखिए रूस, अमेरिका, जापान का क्या रोल था ये आपको बता दें। एक तरफ तमाल वॉरशिप आ रहा है रूस से, जो कि हमारी नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ाएगा। इगला एस की डिलीवरी हो रही है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो आतंक के खिलाफ एक्शन में पूरी तरह से साथ है। भारत को फुल सपोर्ट कर रहा है जापान भी। और यूएन के मंच से भी क्या करारा तमाचा लगा है पाकिस्तान को। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। के सिंह साहब, किस तरह से देखते हैं और खास करके यूएन के मंच पर जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान का वो पुराना प्रोपेगेंडा, वो झूठ अब कोई भी सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। और आतंकवाद की जब जब बात होती है पाकिस्तान को इसी तरह मुंह की खानी पड़ती है। अब्बास, मेरे से सवाल है आपका? जी के सिन्हा सर, आप ही से। मेरे से सवाल है आपका? जी सर, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। सिन्हा साहब, आप ही से सवाल था, मिल रही है आवाज? जी हाँ, अभी तो आ रही है। मेरे से सवाल है आपका? जी आपकी आवाज, अच्छा, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज जा रही है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सामरिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं कि आपने कहा 16 नए बटालियन, तो मैं आपको याद थोड़ा सा
इसका आभास देता हूं। 740 किलोमीटर का LOC बहुत जल्दी ये आपका इसका स्टेटस बदलेगा, तो आप देखिएगा वहां तो जरूरत है ही है। हमने पहले से ही ले लिया काम, इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो 16 नए बटालियन, आप सोच सकते हैं कि क्या हमारी मंशाएं हैं। तो मैं केवल आपको इशारे इशारों में बताना चाहता हूं जी। तमाल फ्रिगेट की आपने बात की है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, और ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया का एक ज्वाइंट हमारी कॉपरेशन से है। और NG ब्रह्मोस NG विच इज द न्यू वर्जन ऑफ, इट इज द मोस्ट डेस्टलियस जो कहा जाता है क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया बेचैन है इसको। तो इसकी प्रहार यदि आप देखेंगे, और शायद ये प्रहार देखने का पूरा भारत को मौका मिलेगा। देखिए, जो चीजें हम ये बताना चाहते हैं, एक चीज आपने शायद पहले कवर किया हो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर में खास करके जो हमारा INS विक्रांत है, इट इज ऑलरेडी, वो केवल ऐसा नहीं कि गुजरात के पोर्ट से वो ड्रिल कर रहा था, इट इज ऑलरेडी टेकन एज अ पोजीशन। मैं आपको इशारे से बता जा सकता हूं कि 2 जो हैं, जिसमें एक CPAC का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, पोर्ट सिटी जो है, वो सब हमारे टारगेट्स पे हैं। इसके अलावा P8I, तो मेरीन जो हम कहते हैं उस डोमेन में बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। जब हम इंटीग्रेटेड तरीके से आएंगे, तो ये जो आपका वाटर वॉर है, it has got a major impact on the military domain of army because जो हमारा riverine terrain है, जो हमारा canal sector है, जो DBCB है, जो उसको वो हमारी चोरी की पानी से वो करता था, that will become an open area, absolutely open for our बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात अब बिल्कुल तय है कि एक्शन होगा और बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा, रक्षा बजट को 18% बढ़ाएगा पाकिस्तान। हथियार खरीदने के लिए शिक्षा और हेल्थ बजट को कम किया जा रहा है। तो पहले से ही पाकिस्तान में कंगाली का आलम है, और अब रक्षा बजट में और ज्यादा इजाफा किया गया है, 18%। और रक्षा बजट पाकिस्तान को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत से टेंशन चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। और इस खौफ में पाकिस्तान ने हड़बड़ी में एक और बड़ा फैसला ले लिया है। तो पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा। रक्षा बजट बढ़ाने पर PMLN और PPP सहमत हो गए। रक्षा बजट को 18% बढ़ाया जाएगा, यह तय हुआ है। मौजूदा रक्षा बजट 66,315 करोड़ रुपए का था, और इसे बढ़ाकर 78,000 करोड़ किया जाएगा। पाकिस्तान का कुल जो मौजूदा बजट है वो 4.5 लाख करोड़ का है। पाकिस्तान पर 21,60,000 करोड़ रुपए का आज की तारीख में खर्चा है। शिक्षा और हेल्थ बजट को कम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वैसे ही हालात जो हैं वो बद से बदतर थे, और अब डिफेंस बजट में इजाफा करके पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वोरा साहब, वो कहां पहुंच जाएंगे। ये तो कुछ दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि आलम ये हो जाएगा कि पाकिस्तान की जनता ही विद्रोह कर देगी, अपनी सरकार के, अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। दीपक बोरा सर, आप ही से सवाल था। सर क्षमा चाहता हूं, मैं बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था, थोड़ा खो गया था, क्योंकि मैं आई वाज मॉनिटरिंग द न्यूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। वो मैं देख रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई ना सर। बैंकों से जो लोग पैसा निकालते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग गई। इसका क्या मतलब होता है? आई एम एन इकोनॉमिस्ट सर। सबसे पहले असर पड़ता है इकोनॉमिक, सबसे पहले मार उनको पड़ी है इकोनॉमिक। लोगों का भरोसा अपनी सरकार में उठ रहा है। और बहुत से मेरे पाकिस्तानी दोस्त सर, ये मैं बड़े सोच समझ के ध्यान से कह रहा हूँ, जो विदेशों में रहते हैं, हमारी एक्सचेंज होती रहती है, वो कहने लगे, मिस्टर एम्बेसडर, हो सकता है अगर हम अपनी फौज को अरब महासागर में फेंक दें, दोनों देशों के बीच संबंध कुछ और मजबूत हो सकते हैं। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देयर मिलिट्री। एक तो वो लड़ रहा है बलूचिस्तान में, एक लड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा, एक लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ उसकी समस्याएं हो रही हैं, सिंध में समस्या हो रही है, फिर मेरे साथ पंगा ले लिया। और अभी आपने ईरान के बारे में बताया, तो उसने वार्निंग दे दी ना, एक
क्या दिया उसको, अमेरिका को और इजराइल को, और पाकिस्तान हमको धमकी देता है। तो इन दोनों में से बड़ा धमकी मास्टर कौन है सर, ईरान या पाकिस्तान? दो उनका विदेश मंत्री इस समय इस्लामाबाद में बैठा हुआ। नहीं, हालत बहुत खराब है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये जो मर्जी कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग जिस समय सड़क पर उतर आए, आपको याद होगा कि वो क्रिकेट खिलाड़ी के समर्थक भी उतर आए थे, बहुत भाग गए, कंटोनमेंट में घुस गई थी, कुछ कर नहीं पाए थे सर। मुझे लगता है कि ये मौका फिर से आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले वक्त में किस तरह के हालात बन सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात कितने बदतर हो सकते हैं, इसका अंदेशा तो अभी से मिलने लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाएगा भारत। भारत कई बांध तैयार कर रहा है। अधिक पानी स्टोर करने के लिए भारत की प्लानिंग है। बगलियार और सलाल के जलाशयों की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। तो भारत अपनी प्लानिंग के मद्देनजर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक वाटर स्ट्राइक का सवाल है पाकिस्तान के खिलाफ, और देखिए पाक सेना की भारतीय सीमा के पास तैनाती हुई है। पाक सैनिकों की बड़ी संख्या में भारतीय सीमा पर तैनाती की गई है। बलूचिस्तान से पाक आर्मी को बॉर्डर पर भेजा गया। 33 और 41 इन्फेंट्री डिवीजन बलूचिस्तान से रवाना कर दी गई है। ये ताजा खबर सामने आ रही है, और पाकिस्तान में ये जो मूवमेंट हुआ है सेना का, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, चिनाब का पानी रोकने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। चिनाब का पानी रोकने से पाकिस्तान में वाटर लेवल घटा। पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर पड़ा असर। पाकिस्तान में सिंचाई के लिए 21% पानी की कमी हो गई है। यह बहुत बड़ी कमी है, त्राहिमाम मच जाएगा वहां पर, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में जो सिंचाई के लिए 21% पानी है वो कम हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे तो ये बात सच साबित हो जाएगी कि आने वाले वक्त में बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। चिनाब का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल स्तर बहुत घट गया है। पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा है। खरीफ की फसलों के लिए 21% पानी की कमी होगी। कपास और चावल की फसलें भी तबाह हो जाएंगी। ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। और देखिए पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी है। बगलियार बांध के सभी गेट बंद किए गए। एक और बड़ी खबर, बगलियार बांध बंद होने से पाकिस्तान जबरदस्त टेंशन में। पाकिस्तान में और बढ़ सकती है पानी की किल्लत। और एक और बड़ी खबर, हमले के डर से पाकिस्तान ने तैनात किया नया हथियार। ग्राउंड और हवा में नजर रखने के लिए नया रडार तैनात। पाकिस्तान ने AM-3505 रडार विकसित करने का दावा किया। 350 किलोमीटर तक ट्रैक करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है इस रडार के बूते। और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है चीन। जी हां, नेवी ड्रिल के दौरान चीनी स्पाई बोट एक्टिव। 120 नॉटिकल माइल की दूरी पर 224 चीनी फिशिंग बोट्स की मौजूदगी। चीनी जासूसी पर नेवी का यह बड़ा दावा सामने आया है। भारतीय नेवी की खुफिया जानकारी जुटाने की आशंका जताई गई। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 आतंकी ठिकाने मिले। पहाड़ी और जंगलों के बीच ये ठिकाने बनाए गए थे। ठिकानों को लकड़ी और पत्तों से ढका गया था। कई आतंकी ठिकानों में महीने भर का राशन लेकर बैठे थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हाइडआउट्स आतंकियों के सामने आए हैं। जीजे सिंह साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर से या तो हिरासत में लेकर या फिर जिस तरह से पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 70 ठिकाने आतंकियों के पकड़े गए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितनी बड़ी सर्च चल रही है पिछले 12 दिन से जी, उनको पकड़ने की, और जिस माइन्यूटली, जैसे बारीकी के साथ एक इंच जो है वो फॉरेस्ट का जो है उसको छानबीन की जा रही है उसके साथ हमें वो इलाके, वो ठिकाने जो आज तक मिले नहीं थे, वो दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी रिपोर्ट कह रही है कि उनको ढका हुआ था, पूरा कैमोफ्लेज करके रखा हुआ था। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इसके मिलने के साथ हम अभी उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है
उसको बहुत ही इफेक्टिवली जिसे कहते रोक सकते हैं, क्योंकि जब उनके जो ये सीक्रेट जो ठिकाने या अड्डे होते हैं जी। इनका पता चलता है, तो फिर हमारी जो सर्वेलेंस है वो भी एक नॉच या 2 नॉच ऊपर चले जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। और निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है। 70 ठिकाने जो हैं वो सामने आए हैं आतंकियों के, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो थोड़ी ही देर पहले यहां से आतंकी भाग निकले थे।